हेलो एवरीवन। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आपका स्वागत है। 12वीं कक्षा में हमारी बुक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा था। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। मेरा नाम सतीश कुमार है। तो इससे पहले हम विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में कुछ टॉपिक हमने पढ़े थे। तो आइए हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो में विश्व की जनसंख्या वितरण के जो प्रारूप पैटर्न हमने पढ़े थे तो वो हमने इससे पहले पढ़ लिए थे। उसके बाद डेंसिटी के बारे में, जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इस टॉपिक को पढ़ा था। और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इनके बारे में हमने जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक और जनसंख्या वृद्धि की कुछ प्रवृत्तियां हैं। ये तीन टॉपिक कम से कम हम करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता हुआ तो ज़रूर करेंगे, तो नहीं तो ये तीन टॉपिक तो हम इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। हमने इससे पहले जो एक पढ़ा था तो हमने विश्व की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था। तो विश्व की पॉपुलेशन किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या, लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या या पॉपुलेशन कहेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया था। आगे हमने विश्व की जनसंख्या के पैटर्न पढ़े थे। तो किसी क्षेत्र में जो लोगों का फैलाव है तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो 21वीं शताब्दी में जो विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ के आसपास थी और हमारे जो जनसंख्या के वितरण में बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। बहुत कम जगह पे बहुत अधिक लोग रह रहे हैं और अधिक जगह पर बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो जैसा कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% भाग सिर्फ और सिर्फ 10% हिस्से पर रहता है। और विश्व की जो पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन खाली आ, एशिया में रहती है। तो एशिया महाद्वीप में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या जो है क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो ये बात यहाँ पर लिख रखी है। तो जो लोगों की संख्या और भूमि का आकार है उनके बीच का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ लिख रखा है जनसंख्या घनत्व, लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। तो सर्वाधिक आपको मिलेगा एशिया में, जहाँ पर 146 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। और एशिया में पूरे विश्व के लगभग 60% लोग एशिया में रहते हैं। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम आपको ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और ये विश्व की जनसंख्या का 0.5% है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक कारक जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो इसमें हम सबसे पहले जल की उपलब्धता के बारे में पढ़ा था। और जहाँ पर जल की उपलब्धता अच्छी है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पर जनसंख्या जल की जो उपलब्धता है कम है वहाँ पर लोग कम रहेंगे। और भू आकृतियों की बात करें तो प्लेन एरिया में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भिन्न प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जबकि जो उबड़ खाबड़ इलाका है वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भिन्न प्रकार की मानव जीवन के रहने के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हो पाती। तो जिसकी वजह से उबड़ खाबड़ इलाकों में या पर्वतीय इलाकों में आपको कम लोग देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम जलवायु के ऊपर बात की थी। जो मानव के जीवन के अनुकूल क्षेत्र में जलवायु रहती है तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ पर मानव जीवन के अनुकूल जलवायु नहीं पाई जाती वहाँ पर लोग कम रहते हैं। तो उसके बाद हमने मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के ऊपर बात की थी। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो लोग ज़्यादा रहेंगे, और अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो कम उत्पादन करती है तो वहाँ पर लोग कम रहेंगे।
उसके बाद हमने आर्थिक फैक्टर में खनिजों के ऊपर चर्चा की थी। जहाँ पर खनिज मिलते हैं उस क्षेत्र में धीरे धीरे खनन प्रक्रियाएं जो है आरंभ हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पर लोग रहना जो है आरंभ कर देते हैं। और इसके अलावा लोग रहेंगे तो वहाँ पर अन्य प्रकार की सर्विसेज भी डेवलप हो जाती हैं। इसी तरीके से नगरीकरण, लोग जो है सुख सुविधाओं, चिकित्सा, शिक्षा आदि के लिए शहरों में जाते हैं, तो जिसकी वजह से लगातार नगरीकरण बढ़ रहा है। तो नगरीकरण भी एक तरह से जनसंख्या को संग्रह करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से औद्योगिकरण की अगर हम बात करें, जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे अच्छे हैं वहाँ पर लोग काम के लिए ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अन्य सहायक क्रियाएं भी, सर्विसेज की जो सेवाएं हैं उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र भी एक तरह से जनसंख्या का हब बन जाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जैसे कि धर्म संस्कृति है, जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं उन्हीं क्षेत्रों में लोग जो हैं ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि एक ही संस्कृति में लोग अपने आप को सेफ, सुरक्षा महसूस करते हैं। तो इस वजह से लोग जो है ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी जानकारी हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम ये क्वेश्चन है जो पीछे वाले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनको आपको ज़रूर करना है। आज हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। तो चलिए, हमने इससे पहले वाले वीडियो का एक बार रिकैप कर लिया है, कभी उसकी रिवीजन ले लिया है। तो आगे हम चलते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि से हमारा क्या अभिप्राय है? वृद्धि से हमारा अभिप्राय है किसी निश्चित समय अवधि के बीच हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। कोई भी, जैसे 2001 है एक समय बिंदु है, और एक है 2011। तो इन दो समय बिंदुओं के बीच में जो जनसंख्या में हुआ परिवर्तन है, यहाँ पर मान लीजिए 50 लोग थे और यहाँ जाकर ये 52 हो गए, तो ये जो दो लोग बड़े हैं, तो ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। और इसी तरह से ये डेफिनेशन दे रखी है, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या परिवर्तन से अभिप्राय है, इसको जनसंख्या परिवर्तन भी कहेंगे, किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि, 2 पॉइंट है, 2001 से 2011 की बात हम जैसे बात कर रहे हैं, तो समय के कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं। तो में बसे हुए लोगों की संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है तो ये जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब जैसे कि 50 से ये 60 भी हो सकते हैं, और 50 से 40 भी हो सकते हैं। तो अगर 50 से 60 व्यक्ति हुए हैं तो ये धनात्मक परिवर्तन है, आ, इसको हम कहेंगे धनात्मक पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। और अगर कम हुए हैं तो ऐसी दशा को हम कहेंगे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि से आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर ये बातें बता भी रखी है, जब जब जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर में जब अधिक हो जाती है। अब देखिए, जन्म दर जो है, अब ये धनात्मक या ऋणात्मक होगी क्या, कैसे? अगर धनात्मक की अगर हम बात करें, 10 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और 5 व्यक्ति डेड हो रहे हैं, तो जो इसके बीच का अंतर है 5, तो ये लगातार 5, जैसे टोटल जनसंख्या थी 50, उसमें से 10 व्यक्ति एक साल में जन्म ले रहे हैं, तो इनकी संख्या 60 हो जाएगी, और 5 उसमें से कम हो रही है तो 55 हो जाएगी। तो 50 से 55 हुई है। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम कहेंगे जनसंख्या धनात्मक वृद्धि। इसमें 10 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और 5 की मृत्यु हो रही है, तो ऐसी दशा को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तो आशा करता हूँ धनात्मक वृद्धि आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर 5 व्यक्ति जन्म लेते हैं और 10 व्यक्ति उसमें से मर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ये संख्या रह जाएगी 45। तो ये इस प्रकार की जो 50 से 45 हुई है, तो इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि को हम कहेंगे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये दोनों ही बातें आपको इन
दोनों पॉइंट में एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये क्वेश्चन अक्सर ही मिल जाता है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि क्या है, या जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो अब थोड़ा आंकड़ों की सहायता से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में 2001 की अगर हम बात करें, 2001 के सेंसस के हिसाब से भारत में जो जनसंख्या थी 102 करोड़ थी, और 2011 में ये 121 करोड़ होगी। तो इसमें जनसंख्या में 18.15 करोड़ जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है, और ये एक तरह की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि है, और इसी को हम जो है एक्चुअल जो है ग्रोथ कहेंगे। आगे अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, ग्रोथ रेट, तो जनसंख्या का जो परिवर्तन हो रहा है उसको जब हम 100 में से या प्रतिशत के रूप में अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसको हम या क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। तो अगर 100 व्यक्तियों के पीछे कितने लोग बढ़ रहे हैं तो उस दर को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या में परिवर्तन जो हो रहा है उसको जो अब हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो ऐसी दशा को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। आगे अगर हम बात करें तो आगे वाली स्लाइड में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर से अगर जनसंख्या में कुछ परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या वृद्धि है उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। और इसके बाद है एक्चुअल वास्तविक जनसंख्या वृद्धि या एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब यह वृद्धि तब होती है जब जन्म दर के साथ साथ प्रवास जो है, प्रवास या उत्प्रवास, ये दोनों ऐड कर दिए जाते हैं, अप्रवास या उत्प्रवास। अब ये क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर का तो अंतर रहेगा, साथ में अगर हम प्रवास को ऐड कर देते हैं तो इस तरीके से अगर जनसंख्या में हुआ परिवर्तन हम देखता है तो उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। तो ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर 10 लोग रह रहे हैं और इनमें से 3 लोग बाहर चले जाते हैं और 2 लोग इसके भीतर आ जाते हैं। तो 3 चले गए तो 7 रह जाएंगे, और प्लस इसमें से 2 और आ गए तो ये इनकी संख्या हो जाएगी 9, और 9 में से अगर 2 व्यक्ति डेड भी हो जाते हैं तो ये संख्या रह जाएगी 7। तो ये 7 जो है ये क्या है, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि है, जो जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के बाद अप्रवास या उत्प्रवास को माइनस करने के बाद जो बचती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि अथवा परिवर्तन के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इनकी जानकारी रखेंगे तो उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के ऊपर हम योजनाएं बना सकते हैं। तो उस क्षेत्र में लोगों का जीवन स्तर कैसा है, कितना लंबा टाइम तक जो लोग जीवित रह पाते हैं, उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, उनका अनुमान लगा सकते हैं, सामाजिक उत्थान के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की हम जो है जानकारी ले सकते हैं। जब हमें इन सब बातों की जानकारी होगी तभी हम उस इलाके की लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बना पाएंगे, तभी हम उस क्षेत्र के लोगों में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनके ऊपर जो है हम काम कर पाएंगे। तो इसलिए हम जनसंख्या वृद्धि के या परिवर्तन को इसलिए महत्व देते हैं अध्ययन में। आगे हम बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जो मेन कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज के। तो वो 3 घटक हैं। सबसे पहले जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये 3 घटक हैं जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किस तरीके से होता है हम पहले जान चुके हैं, ये तीनों फैक्टर किस तरीके से किसी इलाके की जनसंख्या के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अशोधित जन्म दर। तो देखिए, ये कई बार ये क्वेश्चन आया है, क्रूड बर्थ रेट, CBR। तो इसको व्यक्त क्या किया जाता है, इसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, को अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इनकी गणना
इस मेथड के हिसाब से की जाती है। चाहो तो आप ये डेफिनेशन ये हटा देना, ये एक साथ ही है। तो CBR जो है क्रूड बर्थ रेट, ये क्या है, एक अ, वर्ष में जो जीवित बच्चे हैं उनको आप उस क्षेत्र की पॉपुलेशन के साथ जो है डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 1,000 के साथ करेंगे। तो ये जो मेथड है ये हमें बताता है अ, कितने जो जनसंख्या जो है अशोधित जन्म दर जो है वो बताएगा। यहाँ पर CBR की डेफिनेशन बता रखी है, क्रूड बर्थ रेट अशोधित जन्म दर BI लिविंग बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो भी बच्चे जो है जन्म हुए, बच्चों का ही जन्म होगा, तो जो जन्म ले रहे लोग हैं उनकी संख्या और डिवाइड में आप जो है उस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन जो उस वर्ष की अगर हम बात करें, जैसे 2021 की अगर हम बात करें, तो 2021 के मध्य में जो देश की जनसंख्या थी उससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 1,000 के साथ करोगे, तो जो आएगा वो आपके सामने आएगा अशोधित जन्म दर। इसी तरीके से अशोधित मृत्यु दर के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। अशोधित मृत्यु दर, तो प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष के दौरान प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे कितने लोग मर रहे हैं, तो जैसे हम अशोधित मृत्यु दर का नाम देते हैं क्रूड डेथ रेट CDR। तो ये अभी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, और इसका सूत्र ये है CDR D अनुपात D को डिवाइड करोगे आप P से और एक के साथ। यहाँ पर अकेला D ही आपको समझने की ज़रूरत है। तो D नंबर ऑफ डेथ्स, वर्ष विशेष में मृतक लोगों की संख्या जो है, तो उनको आप उस वर्ष की एस्टिमेटेड जो उस ईयर की जो मध्य में जो एस्टिमेटेड जो है जनसंख्या थी उससे डिवाइड करोगे, तो जो भी आएगा वो आपके सामने आएगा अशोधित मृत्यु दर। तो आशा करता हूँ आप जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में कुछ बातें जो है आप अच्छे से सीख पाए होंगे। मृत्यु दर जो है ये लगातार जनसंख्या के ऊपर अपनी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है, अगर जन्म दर कम हो जाएगी तो भी जो है जनसंख्या जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जिससे जो है मोटे तौर पर उस क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं में, सामाजिक उन्नति में और आर्थिक विकास के स्तर पर जो प्रभावित होगा। और एकदम से अगर मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है तो भी ये एक चिंता का विषय है। तो जनसंख्या के परिवर्तन में सक्रिय भूमिका जो है मृत्यु दर निभाती है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस भी बता रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रवास को लेकर, तो प्रवास, मानव प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के नए स्थान पर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बसने के इरादे को कहते हैं। तो जब सिंपल भाषा में जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं तो इस घटना को हम प्रवास कहते हैं। वो चाहे अस्थायी रूप से यहाँ पर रहें या स्थायी रूप से। अब आगे वैसे इसके बारे में हम जानेंगे, लोग यहाँ इस इलाके से इस इलाके में क्यों जा रहे हैं, या इस इलाके से लोग इस इलाके में क्यों जा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है वो हम जानेंगे। तो आगे है, अब यहाँ पर दो स्थानों के बारे में हमें जानना है, प्लेस ऑफ ऑरिजिन जिस इलाके से लोग आ रहे हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जिस इलाके में लोग जा रहे हैं। तो आसानी से समझ गए होंगे। तो जिस इलाके से लोग आ रहे हैं उसे हम कहेंगे उद्गम स्थल, और जिस इलाके में जा रहे हैं गंतव्य स्थल उसको कहेंगे। और ये अब देखिए इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। अब लोग A स्थान से B स्थान की तरफ अगर जा रहे हैं तो धीरे धीरे होगा क्या, जो अगर इस तरफ लोग जा रहे हैं तो A स्थान की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी और B स्थान की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो ये परिवर्तन जो है प्रवास कर देता है। और कई बार ये परिवर्तन जो है ये प्रवास जो है स्थायी, मौसमी इस तरह का हो सकता है। अब मोस्टली जो है जो प्रवास की धाराएं देखी गई हैं तो उसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं भारत में स्पेशली। तो गांव से गांव लोग जाते हैं, ये 4 धाराएं हैं, ये चारों धाराओं के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। प्रवास की मुख्य धाराएं कौन सी हैं, तो ये 4 धाराएं हैं। तो गांव से गांव की तरफ, गांव से नगर की तरफ, और नगर से नगर की तरफ, और नगर से गांव की तरफ। जो सबसे ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है, जो ज़्यादा भारत की पॉपुलेशन में देखा गया, तो वो देखा गया गांव से नगर की तरफ।
ये बाकी सभी कम देखेंगे, और सबसे कम नगर से गांव की तरफ। तो ये सबसे कम देखा गया है, और ये सबसे भारत की पॉपुलेशन की अगर हम विशेषता की जांच करें तो ये जो गांव से नगर की ओर लोग ज़्यादा जाते हैं और नगर से गांव की ओर लोग सबसे कम आते हैं। आगे वाली जो टर्म है प्रवास, इमिग्रेशन और उत्प्रवास। अब देखिए कोई व्यक्ति आपके देश से, जैसे भारत से, इंडिया से अमेरिका चला गया है, तो ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। तो कोई इलाका, अब हम जो है भारतीय हैं, तो हमारे इस स्थान से अमेरिका में चला गया, तो ये जो भारत से अमेरिका में गया है, तो ये भारत के लोगों के लिए ये व्यक्ति जो है क्या है, ये अप्रवासी व्यक्ति है, इमिग्रेंट है। इमिग्रेशन जो है उन्होंने किया है। और आगे है, इसको हम अप्रवासी कहेंगे, अप्रवासी। और उत्प्रवासी, अमेरिका का व्यक्ति है, वो चाहे भारत में आ गया या किसी और कंट्री में चला गया है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, उत्प्रवासी होगा। तो वो हमारे लिए क्या होगा, उत्प्रवासी होगा। तो ये एक माइनर सा डिफरेंट है जो आप समझ सकते हो। आगे जो है अगर हम बात करें, हाँ, जो लोग अक्सर प्रवास के पीछे कारण क्या है, प्रवास के पीछे बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। अब देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर। जो ए स्थान से बी स्थान की अगर हम बात करें, तो इस इलाके से अगर लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी क्या वजह है, जो ए स्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेरोज़गारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं। ये हम ए इलाके की बात कर रहे हैं। राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं हो सकती हैं, महामारियाँ या सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है। ये सारे कारण अगर ए स्थान पर मिलेंगे तो लोग इस इलाके को छोड़ेंगे। तो यहाँ से इसको, ये इलाका इसको धक्का दे रहा है, पुश मतलब धक्का देना। तो इस इलाके को में जो ये फैक्टर हैं, ये सारे प्रतिकर्ष मतलब इस इलाके से दूर भागने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही दशाएं किसी इलाके में मिलेंगी तो वहाँ से लोग उठ उठकर दूसरे इलाके में जाएंगे। और इसी के विपरीत अगर जैसे हमने बनाया था ए और बी, तो अगर जैसे हम बी स्थान के ऊपर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सारी कंडीशन जो है इस इलाके में सारी अनुकूल मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपकर्ष कारक यहाँ पर है, यहाँ पर प्रतिकर्ष कारक हैं, और यहाँ पर ए स्थान पर प्रतिकर्ष कारक और बी स्थान पर अपकर्ष कारक हैं। तो ए स्थान से लोग बी स्थान की तरफ जा रहे हैं, तो जिसके पीछे क्या कारण है, बी स्थान पे ऐसी क्या स्थिति है, यहाँ पर काम के बेहतर अवसर हैं, इस जगह पर बेरोजगारी है, और यहाँ पर काम के बी स्थान पर बेहतर अवसर हैं। यहाँ पर रहन सहन की दिशाएं अच्छी हो सकती हैं, इस इलाके में शांति और स्थायित्व हो सकता है, राजनीतिक स्थिरता है, जीवन व संपत्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा है, और अनुकूल जलवायु है, जिसकी वजह से इस इलाके पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो ये उद्गम स्थल है और ये गंतव्य स्थल है। तो इस तरीके से ये प्रवास जो है, इनमें जो पॉइंट थे वो हमने कर लिया है। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसमें हम ये 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।